ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हूँ। आज हम आधुनिक कविता 2 के अंतर्गत शमशेर की कविता में प्रेम और सौंदर्य विषय का अध्ययन करेंगे। इस इकाई को अगर आप देखेंगे तो इसे पढ़ने के बाद कवि शमशेर से परिचित हो सकेंगे, शमशेर की कविता के कथ्य से परिचित हो सकेंगे, शमशेर की काव्यानुभूति की बुनावट समझ सकेंगे, शमशेर की कविताओं में अभिव्यक्त प्रेम के स्वरूप को समझ सकेंगे, शमशेर की कविताओं में सौंदर्य के विविध रंग पहचान सकेंगे। एक बात का यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि यह प्रेम और सौंदर्य ये कविता के शाश्वत विषय हैं। आज से ही नहीं, बहुत पहले से कविता में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता रहा है। साथ ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कवि उसका समय और उसकी कविता का संबंध परस्पर जुड़ा हुआ होता है। किसी भी कवि के लिए कविता महज कविता नहीं होती, उसके जीवन की यात्रा होती है और जीवन की इस यात्रा में अनेक पड़ाव होते हैं। प्रेम होता है, दर्द होता है, खुशी होती है, आंसू होते हैं, राग होता है, उन्मुक्त हृदय होता है और इन सब का प्रभाव जीवन के विविध रूप और गंध का प्रभाव, रंग का प्रभाव उसकी कविता पर पड़ता है और वाइस वर्सा उसकी कविता भी उसके जीवन को प्रभावित करती है। कवि की कविता में जितने शेड्स होंगे, जितने रंग होंगे, कविता उतनी ही विस्तृत होती है। जीवन की गहराइयों में कवि जितना उतरेगा, उसका जीवन बोध या आत्मबोध उतना अधिक गहरा होता जाएगा। शमशेर की एक पंक्ति मुझे याद आती है जो उनके जीवन के बारे में, उनके कविकर्म के बारे में स्वयं कुछ कह देती है। पंक्ति है, जो कि सिकुड़ा हुआ बैठा था वह पत्थर सजग सा होकर पसरने लगा आप से आप। वह पत्थर सजग सा होकर पसरने लगा। ये पसरना विशेष ध्यान देने की जरूरत है इस पर। यह शमशेर का जीवन बोध भी है, काव्य बोध भी है। जितना उनकी कविताओं में जिस तरह से ये पसरना शब्द आया और पसरने के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये अब तक जो सिकुड़ कर बैठा हुआ था मैं, अब फैलने लगा। कविता भी उनकी उसी तरह से सिकुड़ी हुई नहीं रह जाती, फैलने लगती है और जब फैलने लगती है तो जीवन के तमाम क्षेत्रों को अपने आप में समेट लेती है। उनके इस फैलाव में एक अटूट दर्द और प्रेम है और उनकी कविताओं में जीवन का सौंदर्य है। सही अर्थों में कहें तो शमशेर प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं और उनकी कविता में जीवन के विविध रंग अपनी पूरी भंगिमा के साथ उपस्थित हैं। शमशेर के कविता में प्रेम का क्या स्वरूप है? अगर इसे एक पंक्ति में कहना हो तो कहा जा सकता है कि उनका प्रेम अकुंठ और उन्मुक्त प्रेम है। कुंठा नहीं है, उसमें कोई दुराव नहीं है, कोई छिपाव नहीं है, उसमें कुंठा के लिए कोई जगह नहीं है।
और यह कुंठा रहित प्रेम उन्हें जिस ऊंचाई पर लाकर खड़ा करता है, शमशेर उसे पहचानने का प्रयास करते हैं, और प्रयास ही नहीं करते बल्कि सामर्थ्य भी रखते हैं। कुछ लोगों ने या कुछ आलोचकों ने उनकी कविता में अभिव्यक्त ऐन्द्रिकता को मांसलता की दृष्टि से भी देखने की भूल की है। लेकिन अगर सही अर्थों में देखा जाए तो शमशेर की कविता में मांसलता उस रूप में नहीं है जिस रूप में उसको देखा गया है। शमशेर की कविता अपने ठहराव में बहाने के लिए बाध्य करती है, और इस बहाव में अहम का कोई स्थान नहीं है। उनकी कविता में अहम नहीं है, प्रेम है, और प्रेम का वह ठहराव है जिसमें कोमलता विद्यमान है। कोमलता और पारदर्शिता ने ही उनमें ऐन्द्रिकता के लिए इतना स्पेस तैयार किया है कि जिसे लोग उनकी पूरी कविता पर थोप कर देखते हैं। उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश की जाए, उसके मांसलता को दूसरे ढंग से परिभाषित न किया जाए। कभी प्रेम की भावना में इस तरह से आकंठ डूबा हुआ है, या कहिए कि प्रेम की सघनता उसमें इतनी अधिक है कि वह हर बार उन्हें कुछ न कुछ नया दिखलाता है, और कभी फिर से कुछ नए की तलाश में भटकने लगता है। यह नए की तलाश सही शब्दों की तलाश, सही ध्वनियों की तलाश, रागों की तलाश और रंगों की तलाश है। शमशेर की कविता में यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा, जिसमें वे कह रहे हैं कि तुमने मुझे और गूंगा बना दिया, एक ही सुनहरी आभासी सब चीज़ों पर छा गई, मैं और भी अकेला हो गया, तुम्हारे साथ गहरे उतरने के बाद मैं एक गार से निकला अकेला, खोया हुआ और गूंगा। बड़ी निष्ठा और बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने प्रेम संबंधों और प्रेम के विभिन्न पहलुओं को स्वीकार किया, और उसके संदर्भ में जितना वैविध्य, जितने अधिक तरह के जीवन के अनुभव और जितनी अधिक संवेदना प्रदान की है, अन्य कवियों के यहाँ उतना नहीं मिलता। इस कविता में अगर देखें तो एक बंद हमारा बार बार ध्यान खींचता है, जहाँ वे कह रहे हैं कि मैं एक गार से निकला अकेला, खोया हुआ और गूंगा। कभी गार से निकला हुआ है, और जाहिर है कि गार से निकला हुआ होगा तो गार से सराबोर भी होगा। उसके शरीर पर गार लिपटी होगी, गारमय होगा। शमशेर प्रेम में आकंठ डूबे हुए हैं, और उस डूबेपन में भी या उनके डूबने में भी प्रेम में वे अपने अस्तित्व को तलाशने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपने को खोया हुआ और गूंगा पाते हैं। कभी उसमें खो गया है। एक और दृष्टि से अगर देखें तो प्रेम की परस्पर विरोधी और संवादी छवियों का भी शमशेर की कविता में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। प्रेम की स्थिरता, उसकी गतिशीलता, आनंद और पीड़ा, ऐन्द्रिकता, भावोच्छ्वास, कोमलता, कठोरता, प्रत्यक्षता, दुराव, आक्रामकता और पलायन,
ये सब समान स्तर पर ले आकर खड़ा करने और उन्हें कविता में ढाल देने में कवि को महारत हासिल है। ऐसा लगता है जैसे एक पूरा का पूरा परिवेश उनके अंदर बसा हुआ है, उस परिवेश के साथ कवि का गहरा प्रेम है और कवि उसी परिवेश के कुछ टुकड़े काट काट करके अपने पन्नों पर रंग रहा है। वे कविता नहीं है बल्कि परिवेश के टुकड़े हैं, और वे परिवेश के टुकड़े या कविता बहुत ही सरलता के साथ अपने प्रिय से मुक्त की आशा है उसमें। प्रिय से मुक्ति इसे भी उनकी एक कविता के माध्यम से ही देखा जाए कि उन्होंने प्रेम को कैसे और किस रूप में देखा। हाँ, कविता है, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, जिनमें वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिसको गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूं। कवि उतना ही चाह रहा है जितना दे रहा है। प्रत्याशा भी उसकी वही है कि तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूं। इस कविता के माध्यम से अगर शमशेर के प्रेम के स्वरूप को समझने की कोशिश की जाए तो ये दिखाई दे रहा है कि प्रेम कोई कटी हुई या थोपी हुई चीज नहीं है, कोई ऐसी संवेदना नहीं है जो कवि पर आरोपित है, बल्कि वह उसके जीवन का एक अंग है, और उसके जीवन का ही अंग नहीं बल्कि वह पूरे परिवेश में व्याप्त है। कवि की कविता के माध्यम से समानधर्मा होने की मांग है, और यह भी महत्वपूर्ण है कि पुरुष की तरफ से समानधर्मा होने की मांग हो रही है। सहजता से सोचें तो ये कोई बड़ी मांग नहीं है, लेकिन समाज को देखें तो इससे बड़ी और कोई मांग हो ही नहीं सकती। एक कवि की या किसी एक व्यक्ति की या एक जनतांत्रिक मांग है और जायज है। ऐसी मांग शमशेर की कविता को व्यापक बनाते हैं और एक विशेष तरह की उनकी दृष्टि का परिचय देते हैं। शमशेर का प्रेम आसानी से पैदा हुआ प्रेम नहीं है, एक ऐसा प्रेम है जो जीवन के छोटे छोटे मानवीय सुखों के अन्वेषण से उपजा हुआ है, और इस प्रेम में जीवन का दर्द संगीत की तरह बजता रहता है। इसीलिए उनकी कविताएं, जिन कविताओं में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, वे कविताएं हमें निर्वाक और निष्क्रिय नहीं करती, बल्कि पाठक को और कवि को एक नया शब्द मिल जाता है, एक नया रूप मिल जाता है। शमशेर का प्रेम जीवन के प्रति मानव को अकुंठ बनाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इनका जो प्रेम है वह चुके हुए लोगों का प्रेम नहीं है। इनके हृदय में प्रेम का दीपक हमेशा अपनी त्वरा के साथ जलता रहता है। दरअसल शमशेर में यह प्रेम की त्वरा जीवन के प्रति प्रेम भाव से ही उपजी थी। इसी त्वरा को लेकर शमशेर गूढ़ से भी गूढ़तर तत्व को खोज लेना चाहते हैं।
सरल में भी गूढ़ तत्व निकलेंगे। अमित विस्मय जब मथेगा प्रेम सागर हृदय। शमशेर का यह अकुंठ हृदय जब प्रेम सागर को मथता है तो सामाजिक संरचना और शिल्पगत संरचना से मिलकर उन्मुक्त प्रेम को जन्म देता है। शमशेर का प्रेम जीवन के साहचर्य के साथ चलता है और इस यात्रा में जीवन की गहराइयों में कभी प्रवेश कर जाता है, बाह्य जगत के सूत्र पकड़ करके नहीं, आंतरिक जगत से। शमशेर हमें एक प्रेम के इस स्वरूप को अपनी कविताओं में दिखाते हैं जो ऐसा नहीं है कि बाहर से पैदा हुआ हो, वो कवि के अंदर की उपज है, अंदर से निकल कर आ रहा है। और शमशेर की इन चीज़ों को समझने के लिए, उनके एकांतिक प्रेम के स्वरूप को समझने के लिए, एकांतिक प्रेम मैं जब कह रहा हूं तो शमशेर के यहाँ प्रेम का जो स्वरूप है वो एकांतिक तो है ही, एकनिष्ठ भी है। और एकनिष्ठ इस तरह का कि जैसे वह कवि के एकांत को भंग कर रहा हो, उसके एकांत को तोड़ रहा हो। कविता लंबी है, कोट करना चाहूंगा। वह मुझ पर हंस रही है जो मेरे होठों पर तलुए के बल खड़ी है, मगर उसके बाल मेरी पीठ के नीचे दबे हुए हैं और मेरी पीठ को समय के बारीक तारों की तरह खुरच रहे हैं। समय के बारीक तारों की तरह खुरचना। शमशेर की कविताओं में इस तरह के जो भी सघन और ऐन्द्रिक बिंब आए हुए हैं, उन बिंबों में यह तो हमें साफ साफ दिखाई दे जाता है कि कोई ऐसी चीज है जो कवि को बार बार मथ रही है, साल रही है, और जिसके दर्द में कवि जीवन भर तड़प रहा है। आप देखेंगे कि इन कविताओं में जो प्रेम आया है, उस प्रेम में स्त्री का शरीर नहीं है, स्त्री का शरीर नहीं उभरता, उभरता है तो केवल मनोभाव। और उन मनोभावों के चित्रण में शमशेर अकेले हैं, उस तरह का चित्रण और कोई नहीं कर सकता। शमशेर के यहाँ प्रेम के अनेक रूप हैं, प्रेम के अलग अलग रंगों को अलग अलग मूड्स में पकड़ने की कोशिश है। वह प्रेम के एहसास में इतना लीन है कि सिर्फ प्रेम ही नहीं, उससे भी कुछ आगे जाने की कोशिश है। उनकी एक कविता है, कविता का शीर्षक ही है प्रेम, और उस कविता में उन्होंने कहा है, कितना घूमा देश विदेश किंतु न मुझसे छूटा प्रेम, तरह तरह के बदले वेश किंतु न मुझसे छूटा प्रेम। कवि अपने भावोद्गार को, अपने मनोद्गार को, एक आत्मस्वीकृति है उसकी कि मैं जगह जगह भटकता रहा, जगह जगह टहलता रहा, जगह जगह आता जाता रहा, लेकिन अगर कोई एक चीज जो हर समय मेरे साथ विद्यमान रही, जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वह था प्रेम। और प्रेम की यही भूख शमशेर की कविता का अस्थाई भाव है। इसी रूप में हमें प्रेम को समझना चाहिए। वे अपने भीतर की संवेदनाओं को तो अभिव्यक्त करते ही हैं, और उनके भीतर की इन संवेदनाओं को हम उनकी प्रेम कविताओं में बड़े उन्मुक्त रूप से देख सकते हैं। शमशेर अपनी प्रेयसी के बारे में बात कर, अपनी कविता में कहीं वो कह जाते हैं कि ठोस बदन
अष्टधातु का, शमशेर की प्रेयसी यानी ठोस बदन अष्टधातु का, और ऐसी प्रेमिका जो बदन के माध्यम से ही बात करती है। यहां बदन है, देह है, लेकिन देह बंधी हुई नहीं है, स्वच्छंद है, पूरी तरह स्वच्छंद है। मेरे सीने से कस कर भी आजाद है, मेरे सीने से कस कर भी आजाद है, जैसे किसी खुले बाग में सुबह की सादा भींगी भींगी हवा। यह तुम्हारा ठोस बदन मेरे अंदर बस गया है। प्रेम जो कवि के अंदर बसा है, अंदर उसे रखना चाहता है, बांटना भी चाहता है, लेकिन एक विशेष अदा के साथ। थोड़ी बात हम लोग शमशेर के सौंदर्य पक्ष पर भी, सौंदर्य बोध पर भी उनके कर लें। शमशेर ने कहीं लिखा है खुद कि सुंदरता का अवतार हमारे सामने पलछिन होता रहता है। अब हम पर है कि हम अपने सामने और चारों ओर की इस अनंत और अपार लीला को कितना अपने अंदर घुला सकते हैं। दो शब्द इसमें ध्यान देने लायक है। सुंदरता का अवतार, यहां अवतार और इसके बाद आगे जो कह रहे हैं अपार लीला, कुछ लोग, कुछ आलोचक इन्हीं दोनों शब्दों को लेकर के उलझ जाते हैं और अपार लीला और अवतार की चर्चा करने लगते हैं। लेकिन ये अगर देखें तो एक तरह से कवि के सौंदर्य पक्ष की अभिव्यक्ति में सहायक बनकर आए हुए शब्द हैं। शमशेर को परंपरा के प्रति गहरा लगाव है, लेकिन ऐसा लगाव भी नहीं कि वो परंपरावादी हो जाए। हर अच्छी चीज को स्वीकार करना, विशुद्ध सौंदर्य को खोज लेना, और विशुद्ध सौंदर्य की जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा आशय यह है कि अगर इस सौंदर्य का कोई कवि है तो वह शमशेर है। शमशेर के लिए सौंदर्य कोई अंतः और बाह्य वस्तु नहीं है, वह सौंदर्य को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारे मन में उस वस्तु की जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही सौंदर्यानुभूति ऐन्द्रिक और विस्तृत होगी। शमशेर के सौंदर्य दृष्टि की यह खासियत है कि जिस सहजता के साथ वे आत्मपरकता और सामाजिक दायित्व दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, वह अन्य कवियों के यहां दुर्लभ है। इतिहास की धड़कन और समाज सत्य का मर्म, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनसे कवि की सौंदर्य दृष्टि का निर्माण होता है। और जिन लोगों ने, जिन कवियों ने कविता को दर्शन बना लिया है या दर्शन मानने की भूल कर रहे हैं, वे अपनी बातों को भी उसी घटाटोप में उलझाने की कोशिश करते हैं।
शमशेर के यहाँ इस तरह का कोई उलझाव नहीं है। उनके यहाँ जो सौंदर्य है, सौंदर्य का जो बोध है, जिस तरह की स्थापनाएं हैं, वे स्थापनाएं या उन चीजों की संगत कवि को स्व और पर के बंधन से मुक्त करती है। सौंदर्य शमशेर के लिए सौंदर्यानुभूति दर्शन नहीं है। वे सौंदर्यानुभूति को दर्शन के रूप में देखते ही नहीं। उनके यहाँ सौंदर्यानुभूति एक एहसास है और एहसास के रूप में देखना ही ज्यादा तर्कसंगत होगा। इसी बात को वे बार बार कहते हैं, दोहराते हैं कि सुंदरता का अवतार हमारे सामने पलछिन होता रहता है, एक निरंतर प्रक्रिया है और इस निरंतर प्रक्रिया के द्वारा जो सौंदर्य उभरता है, शमशेर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि शमशेर की गहरी रुचि चित्रकला में थी। उनके यहाँ सौंदर्य भी एक विशाल चित्रशाला है जिसमें रंगों का महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में कहीं धूप आईने में खड़ी है, कहीं धूप थपेड़े मारती है, थप थप केले के हाथों से, पानी से, केले के धंबों पर यह थपथपाना और कहीं उषा के जल में सूर्य का हिलना। ध्यान देने वाली बात है कि कवि धूप के थपेड़े, चिलचिलाती हुई धूप और हिलता हुआ पानी, ये जो हमारे सामने शब्द चित्र की तरह से आ जाते हैं, कवि के पूरे सौंदर्य बोध को स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। शमशेर का सौंदर्य इसीलिए कहा जाता है कि एक विशाल चित्रशाला है और इस चित्रशाला में तरह तरह के रंग हैं। कविता और प्रकृति का संबंध बड़ा गहरा है। शमशेर के यहाँ भी प्रकृति का सौंदर्य अपने गत्यात्मक रूप में ही आया है। प्रकृति की गत्यात्मकता को कैसे महसूसना चाहिए, किस संवेदना के धरातल पर उसे आत्मसात करना चाहिए, इसका अच्छा उदाहरण है उनकी कविता उषा। कवि का ध्यान प्रकृति और मनुष्य के केवल सुंदर और अच्छे रूपों की तरफ ही नहीं है, जीवन में श्रम और श्रम का कितना महत्व है, श्रम को कवि किस रूप में देखता है। शमशेर की एक कविता है बैल। इस कविता के माध्यम से देखना चाहिए कि शमशेर केवल स्त्री देह के सौंदर्य का ही, प्रकृति के सौंदर्य का ही चित्रण नहीं करते, बल्कि बैल के माध्यम से भी वे बैल के जरिए एक सौंदर्य का चित्र खड़ा करते हैं, श्रम का सौंदर्य चित्र। सीना और छाती आगे को झुककर जोर लगाते हुए, रानें भरी हुई गर्म पसीने से तर मगर जोर लगाती हुई
नथुने फूले हुए, सांस और दम अपनी जोर आजमाई में लगे हुए, क्यों और किसके लिए? क्यों और किसके लिए? कविता एक सवाल उठाती है। खैर प्रकारांतर होगा। कहना मैं ये चाहता हूं कि शमशेर ने सौंदर्य के विविध पक्षों को अपनी कविता में उतारा है और इन सौंदर्य के विविध पक्षों को उतारते हुए उनकी दृष्टि बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य पर ज्यादा रही है। शमशेर खुद मानते हैं, उनका कहना है कि दृश्य जगत की पूरी एक संरचना पहले मेरी नज़र में सौंदर्य के एक कंपोजिशन के रूप में आती है। इस सौंदर्य को आत्मपरक या वस्तुपरक मानने से ज़्यादा अच्छा है इसे आत्म और वस्तु की अंतःक्रिया के रूप में देखना। ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब बाह्य जीवन जगत के पल छिन्न रूप लेते सौंदर्य के अंदर आंतरिक अनुभूति की घुलने की प्रक्रिया को सही अर्थों में पहचानते हैं। आंतरिक अनुभूति का घुलना, बाह्य जीवन और जगत का अनुभव, यह जितना व्यापक होगा, जितना अधिक आंतरिक अनुभूति में घुला होगा, सौंदर्य पक्ष उतना ही मजबूत होगा। पलछिन अवतरित होते हुए सौंदर्य को तिल तिल नूतन हो, यह पलछिन अवतरित होता हुआ सौंदर्य और उसकी स्वीकृति, यह ऐसा तत्व है जो शमशेर के सौंदर्य बोध को संतुलित और समावेशी बनाता है। उनकी कविता में भावों की जबरदस्त उमड़न होती है। शमशेर की दो कविताओं का उदाहरण देकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अमर का सौंदर्य कोई इशारा सा, एक तीर, दिशाओं को चौकोर, दुनिया के बराबर, संतुलित, सधा हुआ, निशाने पर छूटने को था। आश्चर्य करेंगे आप कि यह कविता चीन शीर्षक से लिखी गई है। चीन शीर्षक से लिखी गई इस कविता में कवि की सौंदर्य दृष्टि को देखिए। और इसी तरह से कवि की एक और दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है सौंदर्य। एक अंधकार के चमकीले निर्झर में तुम्हारे स्वर चमकते हैं, एक इंतजार के झुरमुट में वह फल है जिसका अंतर एक तीखी पुकार है। उस आकाश में तुम्हारी गूंज कि जैसे मुक्त जीवन का प्रवाह बसता हो, सौंदर्य जो त्वचा में नहीं, थिरकते रक्त में नहीं, मस्तिष्क में नहीं, कहीं इनके पार से बरसता है अणु अणु, पल पल में, वदन में दृष्टि। कवि की सौंदर्य चेतना को यह कविता पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। और इस कविता के माध्यम से अगर ये कहा जाए कि शमशेर सौंदर्य के विविध धरातल और रंगों के कवि हैं तो अत्युक्ति नहीं होगी। शमशेर प्रेम और सौंदर्य के ऐसे पारखी साधक हैं जिनकी रचना धर्मता की गहराई में डूबे तो अकुंठ प्रेम और सौंदर्य जीवन के राग रागिनियों के साथ संवाद करता हुआ दिखाई पड़ता है। अपनी संवेदना के प्रवाह में शमशेर ऐसे चित्रों और बिंबों का सृजन करते नजर आते हैं जो प्रकृति के नए नए अर्थों को खोलते जाती है। निश्चित ही शमशेर सौंदर्य और प्रेम के अनूठे चितेरे कवि हैं।